3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आश्रयहीन वृद्धजनों के लिए पुष्कर में शुरू हुआ अपना घर आश्रम। भटबाय गणेश मंदिर के पास गणमान्य अतिथियों ने किया आश्रय स्थल का विधिवत शुभारंभ। आश्रयहीन वृद्धजनों की सेवा के उद्देश्य से शनिवार शाम पुष्कर के भटबाय गणेश मंदिर के पास अपना घर वृद्धाश्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मां माधुरी ब्रजवारी सेवा सदन अपना घर संस्था भरतपुर के द्वारा शुरू किए गए आश्रय स्थल का शुभारंभ अपना घर आश्रम के राष्ट्रीय संरक्षक वीरपाल सिंह, अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व जिला जज रामपाल जाट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रफुल्ल कुमार चौबीसा, समाज सेवी रमेश अग्रवाल, पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, संस्था की संस्थापिका माधुरी भारद्वाज के आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने अपने संबोधन में कहा कि वृद्ध जनों के लिए समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए ताकि वृद्ध जनों को भी उचित सम्मान मिल सके। यहाँ वृद्धाश्रम की जगह अपना घर मिलता है और बूढ़े व्यक्ति के नाम की जगह प्रभु नाम बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि परिवारजन को अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार देने चाहिए। अन्य भी साथ छोड़ने लगते हैं और ऐसी स्थिति में जब उसे सब लोगों की आवश्यकता होती है, सब उसको छोड़कर जाने लगते हैं। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा संकोच है। मैं संकोच इसलिए कह रहा हूं कि वृद्धाश्रम का आसरा लेने में हर बुजुर्ग कतराता है। हर बुजुर्ग के एक संकोच पैदा होता है कि मैं वृद्धाश्रम में क्यों। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कि एक बुनियादी स्तर पर इस तरह का ढांचा तैयार किया जिससे समाज सेवी संस्थाएं आगे आई और उन्होंने वृद्धाश्रम को अपना घर बनाया और ऐसी त्रासदीपूर्ण जिंदगी जो कि वृद्धावस्था होती है उसमें व्यक्ति को प्रभु बनाया। अपना घर आश्रम के सचिव सतीश राठी ने बताया कि अपना घर आश्रम के अब तक पूरे देश में 45 आश्रम खुल चुके हैं। इन सभी आश्रमों में 8000 से ज़्यादा वृद्ध महिला एवं पुरुष रहते हैं। आश्रम में रहने वाले वृद्ध को हम नाम से नहीं बल्कि प्रभु के नाम से संबोधित करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पुष्कर में अपना घर आश्रम में 25 वृद्धजन रह रहे हैं तथा जल्द ही आश्रम का विस्तार कर यहाँ 50 वृद्धजनों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। पूरे नागरिकों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप सभी इस आश्रम से जुड़ें, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें और यहाँ अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो यहाँ उसमें इन्वॉल्व हो जाए, हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे कि जो भी वृद्ध प्रभु जी यहाँ पर रहेंगे उनको सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से हम करें। ये हमारा प्रयास रहेगा यहाँ पर। कार्यक्रम के दौरान संस्था के कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र मित्तल, पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, सैवरण पार्षद ताराचंद्र गहलोत, पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कुडिया, अजमेर नगर निगम के पूर्व उपसभापति सोमरतन आर्य, सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुडिया, अरुण वैष्णव सहित आश्रम से जुड़े पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान मां माधुरी ब्रजवासी सेवा सदन अपना घर संस्था भरतपुर की ओर से संस्था की पुस्तक का विमोचन भी किया गया जिसमें आश्रम से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। देखिए, हम तो यहाँ अपन वृद्धजन जो अपने अम्मा बाबा जो भी होंगे उनको रखा जाएगा और जिनको कोई संभालने वाला नहीं है और जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, जिनका कहीं कोई घर नहीं है, उनके लिए अपना घर है। और हम तो समाज को यही संदेश देंगे कि अगर समाज में बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझें तो शायद ये वृद्ध आश्रमों की जरूरत ही ना पड़े।
और अपन तो वृद्धाश्रम नहीं हर वर्ग के लिए काम करते हैं। जो रोड पे है, जिसके सिर पे छत नहीं है, जिसके लिए दवाई नहीं है, जिसको कोई खाना खिलाने वाला नहीं, उनके लिए काम करते हैं। अभी 49 आश्रम है। अंदर मैं ये बोलूँगा सौभाग्य है कि जो पुष्कर के अंदर पुराना वृद्धाश्रम था जिसको समाज कल्याण विभाग चलाता था और जो पहले एक ट्रस्ट के अंदर चलता था, उसके बाद इसको यहाँ शिफ्ट करा। मैं तब से इस आश्रम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस आश्रम को अब अपना घर आश्रम ने आज से टेक ओवर करा है। पहले भी सेवा होती थी वृद्धों की, पर पहले वृद्धों की सेवा होती थी। अब यहाँ पे जो सेवा होगी वो प्रभु जी की सेवा होगी। अपना घर आश्रम का यही नियम है कि कोई भी वृद्ध नहीं है, ये प्रभु है और हमारे प्रभु की हमको सेवा करनी है। आज इसका यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। मैं सोचता हूँ कि इस पुष्कर और आसपास के क्षेत्र के अंदर जितने भी ऐसे निसहाय प्रभु जी हैं, उनको आपके प्रेस के माध्यम से आप लोगों का आना बहुत मतलब आपके जो माध्यम से है, बहुत जल्दी लोग जुड़ते हैं। आप लोगों के माध्यम से उनको यहाँ पे सेवा के लिए लाया जाए। हम सब उनकी सेवा के लिए यहाँ पे तत्पर हैं। और मैं तो डॉक्टर साहब मतलब जो ब्रज माधुरी सेवा संस्थान है उनके संस्थापक हैं डॉक्टर भारद्वाज, उनकी धर्मपत्नी है माधुरी जी भारद्वाज। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सेवा की संस्था यहाँ पुष्कर के अंदर खोलने की अपनी अनुमति प्रदान करी और हम सब सबकी सेवा करेंगे। प्रभु जी कितने हैं यहाँ पर? अभी इस समय वर्तमान के अंदर यहाँ पे 29 प्रभु जी हैं। 4 चरणों में आयोजित 2 दिवसीय पटवारी परीक्षा संपन्न। अजमेर में दूसरे दिन नहीं बिगड़ी यातायात व्यवस्था, उचित परिवहन साधनों से लौटे अभ्यर्थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 23 और 24 अक्टूबर को 4 चरणों में पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। अजमेर में जहां शनिवार को 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में लगभग 60,000 अभ्यर्थी शामिल होने थे, पर परीक्षा देने सिर्फ 37,653 अभ्यर्थी ही पहुंचे। वहीं 24 अक्टूबर को 92 परीक्षा केंद्रों पर 61,000 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया। पटवारी भर्ती परीक्षा रविवार सुबह पहली पारी में 8:30 बजे से 11:30 और दूसरी पारी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर एवरेज था, जिसे हल करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। परीक्षा केंद्रों पर भी व्यवस्था पूर्ण रूप से संतुष्टिपूर्ण थी। पेपर अच्छा गया। लगभग हर परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी हर अभ्यर्थियों की बारीकी से जांच करने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में भेज रहे थे। रीट परीक्षा से सबक लेने के बाद सुरक्षा और सतर्कता के बेहतर इंतजाम दिखे। प्रत्येक 4 परीक्षा केंद्रों पर एक फ्लाइंग स्क्वाड गठित की गई। पेपर बहुत बढ़िया था, अच्छी व्यवस्था की गई। पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था और सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरह रही। क्वेश्चन ज़्यादा करंट के भी थे और अब बात करें तो एंशिएंट वाले भी थे, तो ऐसा नहीं था कि सारा मिला जुला पेपर था। नहीं, देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं था और व्यवस्थाएं भी जो थी वो सभी अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी। पेपर पटवारी का 10 अच्छा हुआ। पेपर सही था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। पेपर भी सही था, सील पैक था सारा कुछ। किस प्रकार के क्वेश्चन रहे? स्टैंडर्ड था पेपर का ऐसे। कहाँ से पेपर देने? जयपुर से। एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा है। पेपर भी थोड़ा इजी था। सामान्य ज्ञान के थे, गणित के थे और इंग्लिश से संबंधित थे। नहीं, किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। भैया पेपर थोड़ा ठीक था। लेवल थोड़ा सा मैथ का थोड़ा सा ज़्यादा हाई आया था इसमें, बट एवरेज था पेपर। ऐसा कोई टफ नहीं है। जिस हिसाब से जितना टफ बता रहे थे उस हिसाब से पेपर टफ नहीं है। किस प्रकार की व्यवस्था है में आपको क्या सुधार लगा या व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था इस बार बहुत अच्छी है, पूरी चेकिंग हो रही है और ये चीटिंग का जो है ना इस बार थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। व्यवस्था में बहुत ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो व्हीकल्स की जो व्यवस्था हुई वो भी बहुत अच्छी हुई। कहाँ से पेपर देने हैं? मैं जयपुर से आया हूँ। प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा के मद्देनजर नकल रोकने के लिए 24 अक्टूबर रविवार को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं, जिससे आम लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। वहीं करोड़ों रुपए का व्यापार भी प्रभावित हुआ।
परीक्षा को लेकर रेलवे और रोडवेज ने अभ्यर्थियों के लिए परिवहन के खास बंदोबस्त के बावजूद इसके अभ्यर्थियों की भीड़ कानून का मखौल उड़ाती रही। अजमेर में 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों के आने से शनिवार को जहां लोकल यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी, उसे रविवार को दुरुस्त करते हुए रूट डायवर्जन करने से कहीं यातायात बाधित नहीं हुआ। शहर के मुख्य चौराहों पर खड़ी पुलिस रूट डायवर्जन कर बड़े वाहनों को शहर के बाहर से निकालती रही। यातायात व्यवस्था बनाने के लिए सीओ ट्रैफिक पार्थ शर्मा खुद मौजूद रहे। इसके अलावा विभिन्न थाना अधिकारियों ने भी अपने अपने थाना क्षेत्र में मोर्चा संभाले रखा, जिसकी वजह से रविवार को कहीं भी यातायात बाधित होने के समाचार नहीं मिले। पार्थ शर्मा ने बताया कि लगभग 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को अलग अलग स्थानों पर तैनात कर रखा है, जो यातायात व्यवस्था बनाए हुए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए रोडवेज प्रशासन की ओर से 150 अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। बसों को बस स्टैंड पर खड़ा न कर रोडवेज स्टैंड के बाहर से ही रवाना किया जा रहा है, ताकि भीड़ एकत्रित ना हो। देखिए सर, करीबन यातायात व्यवस्थाओं दुरुस्त करने के लिए 300 यातायात कर्मी लगाए गए हैं, जो इस यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। हमने जगह जगह लोगों को परेशानी ना हो इसलिए कोशिश कर रखा है कि हमने लोगों को डाइवर्ट कर रखा है। जो यातायात बस स्टैंड की तरफ आ रहा है, उस बस स्टैंड से उस यातायात को हमने राजस्व मंडल जो है उसकी तरफ से डाइवर्ट किया पुलिस लाइन को जयपुर जाने के लिए। और साथ में जो इन छात्रों को लेकर के जो आ रहे हैं, जो परीक्षार्थियों को, उन लोगों को हम लोग राजऋषि गार्डन या पटेल मैदान के यहाँ से उसको यू टर्न दे रहे हैं और वहीं से वापस वो बच्चों को बिठा रहे हैं, ताकि बस स्टैंड पर जो यात्रा के लिए छात्र आए हुए हैं उनको समस्या ना हो। बहुत सारे छात्र हैं और उनको बसें जो है वो आसानी से मिल पाए। बसें बाहर खड़ी हैं, पर्याप्त मात्रा में रोड ने बसें उपलब्ध करवाई है और परीक्षार्थियों को कम से कम परेशानी सामना करना पड़े या आम लोगों को कम से कम परेशानी सामना करना पड़े, इसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। वहीं परीक्षा के दौरान किशनगढ़ से अपने भाई को परीक्षा दिलाने आए कृष्णदेव लखावत की बाइक पर रखे बैग से कोई अज्ञात 20,000 रुपये का एक मोबाइल चुरा कर ले गया, जिसके बाद पीड़ित कृष्णदेव लखावत ने अपने भाई रविंद्र सिंह के साथ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मीडिया को जानकारी देते हुए कृष्णदेव ने बताया कि गणपति ITI में अपने छोटे भाई हेमेंद्र सिंह को पटवारी परीक्षा दिलाने आए थे। लौटते समय पानी भरने के लिए सामने प्याऊ पर गए। इस दौरान बाइक पर टंगे बैग से कुछ ही मिनटों में छात्र ने बैग में रखा मोबाइल चुरा लिया, जबकि बैग वैसा का वैसा टंगा रहा। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल की तलाश शुरू कर दी है। मैं अपने भाई को एग्ज़ाम दिलवाने लाया था गणपति ITI कॉलेज के सामने, और वहाँ पे मैं पानी की बोतल भरने गया था। मेरी बाइक के ऊपर बैग रखा हुआ था और मैं 5 मिनट बस प्यास की प्याऊ से 20 मीटर दूर पानी भरने गया था। बीच में गाड़ी की आड़ थी तो दिख नहीं रहा था इतना मेरा बाइक वगैरह, लेकिन मैं गया साइड में और 5 मिनट बाद आया। मेरे को थोड़े टाइम बाद लगा, मैंने कहा अपन थोड़ी देर दूर हुए थे बैग से, एक बार चेक तो कर लें सब ठीक है। चेक किया तो 10 मिनट बाद में मतलब देखा तो था नहीं वो सब काम 5-7 मिनट में ही हो गया जो भी चोरी होना था उस टाइम। हाथों हाथ केवल एक मोबाइल चोरी हुआ और कुछ भी नहीं। उसमें एक किताब थी 20,000 का फ़ोन था, A15 मेरे भाई का था। अभी हम एग्ज़ाम देने आए थे किशनगढ़ से, मेरा भाई आया, उसको दिलवाने लाया था, कज़न भाई है। हाँ, थाने में भी सूचना दे दी है, आश्वासन दिया हमें कि जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी यहाँ पर, फटाफट लोकेशन ट्रेस करके, और हाथों हाथ आ गए हम। एक चोरी के 1.5 घंटे के अंदर आ गए हम यहाँ पे। ये जनता कम जागरूक है, इस वजह से उनकी हिम्मत बढ़ती रहती है। जैसे हम तो रिपोर्ट कराने आ गए यहाँ पे, कई आएंगे नहीं। कईयों का ऐसा है कि गया तो चलो पुराना हो गया था फ़ोन, अब कहाँ भटकते फिरेंगे, हम तो दूर रहते हैं, इस थाने में रिपोर्ट कराएंगे। तो वो वाली बात नहीं है, थोड़ा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी लापरवाही थी सबसे ज़रूरी, तो इसमें मुझे बैग साथ लेके जाना चाहिए था। मैंने सोचा पास ही पड़ा है तो, और कोचिंग के इसमें एग्ज़ाम के टाइम में तो हाई टाइम होता है चोरों का, तो आप एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा सावधान रहें। अब वो तो चोर पकड़ में आए तो आप ही पूछने आना है, आपकी रिपोर्टिंग का काम है, हम तो रहेंगे ही नहीं यहाँ पे। पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। हाई सिक्योरिटी जेल से कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा के बीच लाई अदालत। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद हाई सिक्योरिटी जेल से कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को भारी सिक्योरिटी के बीच जिला न्यायालय में पेश किया गया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि साल भर पहले हाई सिक्योरिटी जेल में लॉरेंस बिश्नोई को शिफ्ट किए जाने के दौरान उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ था, जिस पर सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। उसी प्रकरण में आज इसे हाई सिक्योरिटी जेल से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा रहा है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई से गत दिनों गुजराती स्कूल के सामने पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग मामले में भी पूछताछ की गई है कि कहीं इस प्रकरण में भी उसकी लिप्तता है या नहीं। आज अभी कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया है। ये साल भर पहले हाई सिक्योरिटी जेल में आया था, तो इसके पास एक मोबाइल मिला था। उस अनुसंधान में इसको आज गिरफ्तार करके
और अभी यहाँ कोर्ट में पेश किया गया। और अभी कुछ दिनों पहले पेट्रोल पंप पे जो फायरिंग हुई उस समय भी इसके बारे में पूछताछ गई, कहीं इसके बारे में से कुछ बात सामने आए, उस समय पूछताछ की गई और मूल इसको जो साल भर पहले इसके पास मोबाइल मिला था उस समय गिरफ्तार करके आज इसको कोर्ट पेश किया है। अजमेर की छात्रा का खरेकड़ी के दुर्गम पहाड़ी जंगलों के बीच शव मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। जेलन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विधायक की मौजूदगी में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। पुष्कर के नज़दीक खरेकड़ी गांव के मुख्य मार्ग से दूर पहाड़ी और रेतीले धोरों के बीच मिली सोफिया कॉलेज की छात्रा के शव को लेकर जेलन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश का इजहार करते हुए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सैकड़ों ग्रामीणों की जेलन अस्पताल मोर्चरी के बाहर इकट्ठा होने की सूचना पर सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी, सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान मेजाब्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस को तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने और परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अग्रिम कार्रवाई नहीं करने का उलाहना देते हुए कहा कि यदि समय पर कृष्णगंज थाना पुलिस परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करती तो आज यह घटना नहीं होती। और अभी भी पुलिस लगातार शिथिलता बनाए हुए है, जबकि आरोपी उसके सामने है, जिसे तत्काल गिरफ्तार कर उसके अन्य साथियों का पता लगाया जाना चाहिए। इस मौके पर विधायक देवनानी और पुलिस ने ग्रामीणों से भी काफ़ी समझाइश की। गौरतलब है कि छात्रा के परिजनों द्वारा आरोपी नौलखा निवासी सुनील रावत के खिलाफ उनकी पुत्री का अपहरण कर ले जाने की शिकायत कृष्णगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। रोड जाम कर दिया है। पुलिस मुर्दाबाद 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 ईदगाह में एक परिवार की लड़की जो कि अपने सावित्री स्कूल था ना, कॉलेज, सावित्री कॉलेज में पढ़ती थी, उसका घर पर न पहुंचना, परिवार के द्वारा गुमशुदा की वहाँ पे दर्ज करा देना रिपोर्ट, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करना, और आज वह लड़की एक ऐसे दर्दनाक स्थिति में परिवार ने ढूंढ करके निकाली है, जो पुष्कर के कहते हैं सावित्री जो पहाड़ी है उसके पास में मिली है। ऐसी घटना निंदनीय और पुलिस प्रशासन पर धब्बा है। यानी पुलिस को जब गुमशुदा की रिपोर्ट दी थी, पुलिस ने अगले 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की। यदि उन्होंने की होती तो शायद लड़की की ये स्थिति नहीं बनती, शायद लड़की जिंदा भी रह सकती थी। लेकिन पुलिस की नाकामी और पुलिस की अकर्मण्यता के कारण आज एक परिवार की एक लड़की अपना संसार छोड़ के गई, और लड़की जिस हालत में मिली है उस हालत में उसके पाँव जैसे तोड़े गए हों, उसके जलाया है, इसका कई प्रकार की रिपोर्ट्स में आई है, हाथ पाँव मुंह की स्थिति खराब है, और उसकी उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर और उसकी क्लेरिफिकेशन होगा। लड़का तुरंत यहाँ आकर के अपने आप को उसने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, यानी पुलिस का कोई नहीं, यानी लड़का को पकड़ा है तो लड़के को अभी तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो आक्रोश ये है कि 3 प्रकार की कार्रवाई की जाए। एक कृष्णगंज थाने कि जिन जिम्मेदार के पास जिम्मेदारी थी कि वो लड़की के गुमशुदा की रिपोर्ट लेने के बाद कार्रवाई करते, उन्होंने नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नंबर 2, जो लड़का इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है उसको गिरफ्तार किया जाए। नंबर 3, उस लड़के का स्टेटमेंट लेकर के और कौन उसके साथी थे उनको भी अरेस्ट किया जाए। जब तक ये तीनों बातें स्वीकारेंगे तब तक परिवार और इनके जो परिवारजन हैं ये यहाँ पे आग्रहपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। और इस कारण पुलिस से, मैं एसपी से भी मैंने 2 बार बात की है, यहाँ पे बाकी लोगों से भी बात की है। अतः मेरी मांग यही है कि इन तीनों की बातों को स्वीकार करें, नहीं तो परिवार को ये अपनी स्थिति में बैठे रहेंगे, इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा। ये इस प्रकार की दर्दनाक घटना है। उसके पहले भी पुष्कर में कोई एक घटना हुई जिसमें 11 साल की बच्ची का रेप हुआ। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई करे
तो इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। बाकी अजमेर में इस तरह की घटनाएं जो होने लगी हैं, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 100 करोड़ वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरदार पटेल की इच्छा शक्ति से प्रेरित बताकर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से बड़ा मनकर प्रधानमंत्री का आभार जताने का किया अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात्र 276 दिनों में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगवाने वाला पहला देश बनाने की सफलता पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारों को बताया कि देश भर में 101 करोड़ वैक्सीन की डोज लगने के साथ पूरे विश्व में भारत ने अपनी सफलता का डंका बजा दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर लगातार ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देते आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजस्थान को पूरे देश में 7वां स्थान मिलने और साथ ही प्रदेशवासियों को 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज लगने पर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बड़ा मन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी ओर से आभार जताएंगे। कोरोना की वैश्विक महामारी के समय जब सारा विश्व इससे ग्रस्त था और लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे थे, ऐसे समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखा और हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, इनके सहयोग से एक इस प्रकार का इतिहास रचा कि आज भारत के 101 करोड़ के लोगों को डोज लग गया। और यह भी तब जब सारा विपक्षी लोग अटैक कर रहे थे। इसको किसी ने बीजेपी का टीका बताया, किसी ने इससे गौ मांस है, इसमें इस तरह की अफवाहें फैलाई, नाना प्रकार की अड़चनें डाली। ऐसे अड़चनों के समय अपने भारत के अंदर ही टीके का निर्माण करके और 101 करोड़ लोगों को टीका लगे, इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लोगों का विश्वास जीता और सारी चुनौतियों का सामना किया। लगा एक तरह से कि इनमें सरदार पटेल की तरह एक इच्छा शक्ति है जिसके आधार पे इस महामारी से आज देश काफ़ी हद तक निजात पा चुका है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करते हैं और राष्ट्र से अपेक्षा करते हैं कि हम सब लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, प्रधानमंत्री के यशस्वी बनने और प्रधानमंत्री के द्वारा देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते रहें। ऐसे समय मैं केवल एक ही प्रश्न आपके माध्यम से पूछूंगा, कहाँ गए अशोक गहलोत, कहाँ गए रघु शर्मा, जो केवल टीके पर कई तरह के सवालियाँ उठाते हैं, हमको मिल नहीं रहा है, हम टीके नहीं लग रहे हैं, और आज दोनों इस पर अपने चुप्पी साधे हुए हैं। ज़रा बड़ा मन करके आप प्रधानमंत्री जी का वो भी अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने राजस्थान को निःशुल्क 6 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए, देश भर में 101 करोड़ निःशुल्क उपलब्ध कराए। तो ऐसे समय इन कांग्रेसियों की जो ओछी मानसिकता है वह भी सामने आई है। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। विधायक देवनानी ने हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के मद्देनज़र जिला प्रशासन से अपील की है कि दीपावली के पर्व पर विद्युत विभाग और पेयजल विभाग नियमित विद्युत और जलापूर्ति का ध्यान रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य समाजों व धर्मों के त्योहारों पर प्रशासन अपनी ओर से पहल करते हुए बिजली पानी की आपूर्ति नियमित बनाए रखता है, लेकिन इस बार दीपावली आने में कुछ समय बचा है, लेकिन धरातल पर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से दीपावली से पूर्व अजमेर शहर की तमाम सड़कों व गलियों की मरम्मत कराने की भी अपील की है। दीपावली का पावन पर्व अपने सामने है। ऐसे समय जिस प्रकार से अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को बिजली की आवश्यकता रहेगी, उसके लिए प्रशासन की कोई तैयारी नहीं लगती। यहाँ तक कि अजमेर में तो 72 घंटे में भी सही ढंग से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। लोग साफ़ सफाई में लगे हैं, लोगों को पानी की आवश्यकता है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ज़िला प्रशासन और PHD और AVNL तीनों मिलकर के दीपावली के अवसर पर जनता को पूरा पानी मिले और साथ में पूरी बिजली मिले, जिसके आधार पर अपना त्यौहार मना सकें। बाकी जब दूसरे समुदाय के त्यौहार होते हैं
तब तो ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस समय इस तरह की लापरवाही जो बरती जा रही है, मैं समझता जनता में उसका आक्रोश है। इसलिए आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जनता को दोनों चीज़ें उपलब्ध कराएं और साथ में विशेष रूप से अजमेर के शहर जहाँ खड्डों का शहर बन गया है, उसमें सड़कें सारी ठीक करवा करके लोगों को एक दीपावली का पर्व मनाने के लिए एक अच्छा एक समाधान करें, अवसर दें, ताकि हम सब लोग मिल कर के त्यौहार मना सकें। सुहाग की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए विवाहिताओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। शहर भर में विभिन्न समाजों में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया करवा चौथ का पर्व। साल में एक बार अपने सुहाग की दीर्घायु और परिवार में खुशहाली के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत रविवार को सुहागिन महिलाओं ने रखकर चौथ माता की पूजा की। अजमेर में ऋषि घाटी वाले बालाजी मंदिर के पास लगभग 150 साल पुराने चौथ माता के इकलौते मंदिर में शहर भर के अलग अलग इलाकों की महिलाओं ने पहुंचकर चौथ माता की पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार और पति की दीर्घायु की कामना की। विवाहिताओं ने बताया कि साल में एक बार करवा चौथ का कठिन व्रत होता है, जिसमें निर्जला और निराहार रहकर पूरे दिन व्रत किया जाता है। रात को चंद्र भगवान के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। इसके बाद ही आहार ग्रहण करते हैं। सुहागिनों द्वारा इस पर्व पर व्रत रखना और पति की दीर्घायु होने की कामना करना, शाम को चौथ माता की पूजा अर्चना और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना, यह पर्व सचमुच में महिलाओं को आनंद से सराबोर कर देता है। ये चौथ माता का मंदिर है और साल में एक बार चौथ आती है और ये लंबी उम्र, पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है और ये 150 वर्ष पुराना मंदिर है। और मेरे परदादा ने ये अनुष्ठान कराया था, तब से ही ये पूजा चलती आ रही है और हर वर्ष इसी तरीके से सारी औरतें यहाँ के पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये मंदिर अजमेर में एक ही मंदिर है। ये अपने ऋषि घाटी है, गंज के इधर घाटी वाले बालाजी के पास। पूजा पाठ करते हैं और सिर्फ जो भी पूजा की जो सामग्री लगती है वो लगती है। सुहाग के लिए किया जाता है। सुबह से शाम तक भूखा रहना पड़ता है। रात को चांद का व्रत देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। चौथ माता के व्रत में, चौथ माता के मंदिर में। ये फर्स्ट डे मेरा। जी हाँ। आज सुबह से हम खाना और पानी नहीं पीते हैं, चौथ माता की पूजा करते हैं, उसके बाद सूर्य को अर्घ देते हैं, कहानी सुनते हैं। उसके बाद शाम को चांद को अर्घ देने के बाद व्रत खोल के हम अपना व्रत संपूर्ण करते हैं। ये ऋषि घाटी में है, चमार घाटी में चौथ माता का मंदिर है, वहाँ हम पूजा करने आए हैं। माता जी को 16 श्रृंगार भेंट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला वगैरह, अगरबत्ती, दीप, धूप सभी प्रकार से माता जी को खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है और हमारे सुख शांति के लिए व्रत किया जाता है। आज हमारे सारे सुहागन अपने पति के लिए व्रत करते हैं, सुख शांति के लिए व्रत करते हैं। पूजा में फूल और क्या चाहिए, ये करवा, माला, नारियल और सारे माता जी जो लगता है सारा 16 श्रृंगार। ये अपने सुहाग के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। करवा चौथ के दिन खूब हंसी खुशी से करते हैं। औरतें मेहंदी वेंदी लगवाती है, तैयार वैयार होती है, अपने पति की लंबी दुआ मांगती है और परिवार की सुख शांति के लिए व्रत करते हैं। सुबह सुबह व्रत करती है, सुबह मंदिर में आती है, फिर खानी सुनती है और शाम को चांद को अर्घ देती है। 2 कहानी सुनाई जाती है, करवा चौथ की सुनाई जाती है, गणेश जी की सुनाई जाती है। अब सुबह से है ना भूखे, कोई तो पानी ही नहीं पीते पूरे दिन को, रात को ही पीते हैं और कोई चाय पानी तो लेते ही हैं और शाम को चांद को अर्घ देकर फिर व्रत खोलते हैं। सब अपने सुहाग के लिए, रक्षा के लिए सब करते हैं। इस दिन महिलाएं विशेष साजो श्रृंगार कर अपने आप को खुद सजाती और संवारती हैं। इसी तरह अजयनगर पिपलेश्वर महादेव मंदिर के उपासक पंडित राजू महाराज ने बताया कि करवा चौथ के पावन पर्व पर महिलाएं पूरे दिन निर्जला, बिना पानी और निराहार, बिना भोजन व्रत रखती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर पूजा करने के बाद अपने पति का दर्शन कर उसके हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए करती हैं। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा का दर्शन अति महत्वपूर्ण होता है। बिना चंद्र दर्शन के यह व्रत अधूरा माना जाता है। चौथ माता की जय, शेरावाली माता की जय। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ का करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी
भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी, ताकि बहन चांद उग गया है अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए हुआ है। दे सुहागन करेवा, ले सुहागन करेवा, 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 दे सुहागन करेवा। राजस्थान पब्लिक डीलर एसोसिएशन ने 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। प्रदेश में नकली बायोडीजल बिक्री से पंप संचालकों और सरकार को हो रही है 70% राजस्व की हानि। प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रहे नकली केमिकल युक्त बायोडीजल की बिक्री के खिलाफ अब राजस्थान पब्लिक डीलर एसोसिएशन ने 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। पंप संचालक फरहान खान ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक अब लामबंद होने लगे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर डीजल की सेल में भारी कमी आने लगी है। उसकी वजह है नकली बायोडीजल का बिकना, जो कि गाड़ियों के लिए भी सेफ नहीं होता और सरकार सहित पंप संचालकों को लगभग 70% राजस्व की हानि पहुंचा रहा है। इसकी बिक्री रुके, इसके लिए पूर्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिस पर थोड़ा बहुत अमल भी हुआ, जबकि इसकी बिक्री पूरी तरह से रुकनी चाहिए, वरना पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार को राजस्व की भारी हानि होती रहेगी। राजस्थान पब्लिक डीलर एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि 25 से अनिश्चितकाल काल के लिए हड़ताल पे जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो नकली बायोडीज़ल तो उसका नाम दिया गया है, वो एक केमिकल पदार्थ है जो एक डीजल का वैकल्पिक रूप है जिस पे गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, पर वो सेफ़ नहीं है। वो सब यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की मांग है हमारी सरकार से। वो मांग पूरी ना होते देख 25 तारीख से हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पे जाएंगे। इस बायोडीज़ल से हर तरह के नुकसान हैं। जो गाड़ी ले रहे हैं उनके इंजन कंपोनेंट्स के लिए नुकसान है। इन्वायरमेंट जो प्रदूषित होगा, वो डीजल है नहीं प्रॉपर तौर से, काफ़ी तरह के उस पर केमिकल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ा लॉस है वो गवर्नमेंट को है। हाईवे के पंप्स, हमारी सेल ड्रॉप हुई है, वो अलग नुकसान है, पर गवर्नमेंट को सबसे बड़ा नुकसान है। हमारी ऑलमोस्ट 70% सेल डाउन हुई है लास्ट ईयर से, सिर्फ इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। अब हमारी 70% डाउन हुई है तो गवर्नमेंट की भी 70% रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। और इस बायोडीज़ल के खिलाफ थोड़ी बहुत वैसे कार्रवाई की है गवर्नमेंट ने। सरकार को हमने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, ऑलमोस्ट उसको 25 डेज़ हो गए। सब जनों को बताया गया था इस चीज़ के बारे में। देखते हैं, अब उनसे वापस बातचीत करेंगे कि वो और क्या कड़े स्टेप्स ले सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। पर रोकना बहुत ज़रूरी है इसको। जब सारी चीज़ों का ही लॉस है और किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है तो उस चीज़ को ज़रूर रोकना चाहिए। 70% जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है रेवेन्यू में, वो आपका और मेरा पैसा है, वो टैक्सेबल इनकम है जो सरकार अपने पे यूज़ करती। तो ये एक तौर पे आपका और मेरा नुकसान है, जो किसी इल्लीगल काम करने वालों की जेबों में जा रहा है ये पैसा। वार्ता कलेक्टर साहब को, अजमेर को हमने ज्ञापन दिया था और उसी के खिलाफ हमने पुलिस के अंदर भी ये ज्ञापन दिया है। वो अब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उस कार्रवाई से हम थोड़े बहुत संतुष्ट भी हैं, पर हम चाहते हैं कि वो और अच्छा काम करें। ये पूरी तरह से नहीं रोका गया है अभी तक, स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, पर ये पूरा नहीं हुआ है अभी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhinge.com, सच के साथ।